हाय एवरीवन, आई एम श्रेया सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल श्रेया थेसिस। तो आज इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में एक टेंशन सा बन गया था जब सोवियत यूनियन ने अपने मिसाइल्स वगैरह कहाँ रखवा दिए थे, क्यूबा में। क्यूबा को अपना रशियन बेस बना लिया था, जिसके कारण दोनों के बीच में एकदम टेंशन सा बन गया था। ठीक है, उसी टेंशन को यहाँ पे कोल्ड वॉर कहा जा रहा है। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। आज हम व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, इनफैक्ट हम ये तो पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आज एक बारी हम इसको बुक में टेक्स्ट के रूप में पढ़ लेते कि क्या लिखा हुआ है। एक बारी मैं आपको स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ाती हूँ, उसके बाद हम टेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, तो कोल्ड वॉर जो है हमने देखा था कि कोल्ड वॉर क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या हुआ था, एलाइड फोर्सेस जो थी ना, है ना। एलाइड फोर्सेस में कौन कौन था, यूएस था, सोवियत यूनियन था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। उसने क्या किया था, एक्सिस पावर को हरा दिया था। ठीक है, एक्सिस पावर में कौन कौन था, जर्मनी था, इटाली था, जापान था, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था। ठीक है, हार गए थे एक्सिस पावर, तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था ना, है ना। इनफैक्ट जानते हो, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि यूएस और जो सोवियत यूनियन है वो एक एक पूरे वर्ल्ड में टू पावर ब्लॉक्स निकल कर आए थे, दोनों सुपर पावर्स निकल के आए थे। तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हम अभी बताया ना, जैसे कि जो एलाइड ग्रुप था, एलाइड फोर्स था, वो जीत गया था। उसमें तो फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, है ना, सोवियत यूनियन के साथ और यूएसए के साथ। लेकिन फिर भी वो दोनों क्यों नहीं हुए, वो दोनों क्यों सुपर पावर्स के रूप में इमर्ज नहीं हो पाए, क्योंकि ये दोनों का सिचुएशन ख़राब हो चुका था। ठीक है, ये दोनों भले ही जीत गए थे, और जीते इसीलिए थे क्योंकि सोवियत यूनियन और यूएसए ये लोगों के साथ था, वरना ये लोगों का चांस नहीं था जीतने का। बहुत बुरा सिचुएशन हो गया था इन लोगों के साथ भी, पर ये लोग इसीलिए जीते क्योंकि ये लोग जीतने वाले ग्रुप में थे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि जापान का सिटी था हिरोशिमा और नागासाकी, उस पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया गया था। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, और उसी डिस्ट्रक्शन के कारण जो देखे पूरे वर्ल्ड में लोग देख रहे थे ना कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब से, है ना। उसके बाद क्या हुआ था, जापान ने सरेंडर कर दिया था, और जो एलाइड पावर्स थे वो जीत गए थे, है ना। तो हुआ ये ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एंड हुआ, वहीं से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। और कोल्ड वॉर स्टार्ट होने का जो रीज़न था वो कौन था, यूएसएसआर और यूएसए। ठीक है, क्योंकि ये टू सुपर पावर्स थे जो अपने आप को एकदम सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए बस इन दोनों के कारण ही ये जो कोल्ड वॉर है ना वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर हम लोगों को क्या देखना है कि बहुत से लाइफ जो हुए यहाँ पे लॉस हुए, मतलब अब मानो वॉर हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने लाइफ गए होंगे, कितने लोगों का जान गया होगा, है ना। वॉर है तो वॉर में कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है, जीतने वाले का भी नुकसान हुआ है, हारने वाले का भी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो बहुत लॉसेस हुई, बहुत लाइफ के लॉसेस हुई, बट कोल्ड वॉर में ऐसा नहीं देखा गया, है ना। कोल्ड वॉर में मतलब हुए छोटे मोटे वॉर हुए, ये तो देखना ही है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे वॉर नहीं हुआ जिससे जो ह्यूमन सर्वाइवल है हमारा उसको इंश्योर कर पाए हम लोग, है ना। तो क्योंकि अब देखो यहाँ पर ना एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था, इसमें पढ़ना है आप आगे, जब हम लोग टेक्स्ट रीड करेंगे तो आप उसमें देखोगे लॉजिक ऑफ डेटरेंस एक वर्ड लिखा होगा। ठीक है, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि अगर सामने वाला आपका दुश्मन जो है वो उतना ही पावरफुल है जितना कि आप, तो आप उस पर हमला करने से ना थोड़ा सा डरोगे कि अगर हम उस पर हमला करेंगे तो उतना ही पावरफुल वो सामने वाला भी है, वो भी अटैक कर सकता है, तो नुकसान मुझे भी उतना ही होगा, है ना। तो डर सा बना रहेगा ना दोनों के बीच में, नहीं हम करेंगे अगर हमला तो उधर से भी हमला हो जाएगा, तो उससे मेरा भी नुकसान है। तो इसी कारण से ना वो दोनों हमला नहीं कर रहे, तो दोनों के बीच में एक ना लॉजिक ऑफ डेटरेंस बना हुआ था, दोनों के मन में एकदम डर बना हुआ था कि नहीं, है ना। अगर मान लो कि मेरे पास चाकू है,
आपके पास भी चाकू है, मुझे इस चाकू से आप पर हमला करना है, अब तो मुझे डर रहेगा, चाकू तो आपके पास भी है, आप भी मार सकते हो, है ना। तो ये जो डर बना हुआ है ना, इसी को लॉजिक ऑफ डेटरेंस कहा जा रहा है। ठीक है, और उन्हीं दोनों के बीच में वो डर बना हुआ था, जिसके कारण जो ये वॉर है, कोल्ड वॉर जो है, वो हॉट वॉर में कभी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वो ख़त्म हुआ बर्लिन, आपको पढ़ना होगा, जो वेस्टर्न अलायंस था और ईस्टर्न अलायंस थे, तो उन्होंने क्या किया था, जर्मनी जर्मनी को भी तो हराया था ना। जर्मनी कौन से ग्रुप में था, एक्सेस ग्रुप में था, तो जर्मनी को हराया था। तो जर्मनी को हराने के बाद जो जर्मनी का कैपिटल हुआ करता था बर्लिन, तो बर्लिन में ना उन्होंने एक बाउंड्री बना दी। ठीक है, एक बाउंड्री वेस्टर्न अलायंस, दूसरा ईस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न अलायंस वाला किसका था, सोवियत यूनियन का था, और वेस्टर्न अलायंस वाला किसका था, यूएसए का था। अब वेस्टर्न अलायंस उसमें उसकी आइडियोलॉजी काम कर रही है, इट मीन्स लिबरल डेमोक्रेसी वाली, है ना। और जो सोवियत यूनियन वाला था उसमें कम्युनिज्म, है ना। तो दोनों की जो ईस्टर्न अलायंस वाला था उसमें यूएसएसआर का आइडियोलॉजी था। तो बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब देखो, यूएसएसआर जो था ना, वो कंपटीशन में यूएसए को टक्कर तो बड़ा अच्छा दे रहा था। मतलब अगर वो कोई वेपन बना रहा था, न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, तो वो भी उससे ज़्यादा पावरफुल या फिर उतना पावरफुल वेपन बना रहा था। बट वो इकोनॉमिकली उसको compete नहीं कर पा रहा था। इट मीन्स उसका जो इकोनॉमी है ना, वो थोड़ा डाउन होने लगा था, क्योंकि वहाँ कौन सा सिस्टम चलता था, वहाँ चलता था सोशलिज्म कम्युनिज्म वाला, जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारे रिसोर्सेस लोगों के बीच में, है ना। यहाँ क्या था, यूएसए में क्या था, यूएसए में लिबरल डेमोक्रेसी था, है ना। लिबरल डेमोक्रेसी था और कैपिटलिज्म था। तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा अमीर भी होते थे, कोई गरीब भी होते थे, बट इसमें क्या था ना, इसमें सारे लोग बराबर थे। गवर्नमेंट जो थी वो सारे रिसोर्सेज सारे लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती थी। बट गवर्नमेंट के पास ऐसा रिसोर्स नहीं बच रहा था, क्योंकि जितना भी इनकम था वो सब किस में लग जा रहा था, न्यूक्लियर बम बनाने में, ताकि वो यूएसए को compete कर पाए। बट वो इकोनॉमिकली डाउन हो रहा था। इसीलिए जो यूएसएसआर यूनियन बना पड़ा था ना बहुत सारे देशों का, बहुत सारे देश ना उसको छोड़ने लगे थे। ठीक है, परेशान होकर छोड़ने लगे थे। जब सारे देश अलग हो गए ना लगभग, तो क्या हुआ कि यूएसएसआर ख़त्म। ठीक है, यूएसएसआर ख़त्म हो गया, क्योंकि जब उसमें यूनियन ही नहीं रहा, यूनियन जब टूट के निकलने लगे। बट रशिया के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि रशिया एक उसमें बड़ा बड़ा कंट्री था, एक डोमिनेंट कंट्री था। ठीक है, तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस समझ में आ गया कि ये कोल्ड वॉर था, ये कभी भी हॉट वॉर में क्यों एस्केलेट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में ना एक लॉजिक ऑफ डेटरेंस बना हुआ था। समझ में आया। ठीक है, अगर ये वॉर होता ना, अगर मान लो कि ये वॉर होता ना, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्शन ला सकता था, लोगों को लाइफ्स को नुकसान पहुंचा सकता था। ये किसी भी मायने में ना, मतलब किसी के लिए सही नहीं था, दोनों के लिए नुकसान हो सकता था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकता था। ठीक है, चलिए आते हैं टेक्स्ट पर। व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर? The end of the Second World War is a landmark in contemporary world politics. In 1945, the Allied forces led by the US, Soviet Union, Britain, and France defeated the Axis power led by Germany, Italy, and Japan, ending the Second World War. ठीक है, 1939 to 1945 बताया मैंने, सेम चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ कि अलाइड फोर्सेस में जो थे, यूएस था, सोवियत यूनियन था, ब्रिटेन था और फ्रांस था, उसने किसको हरा दिया था, एक्सिस पावर को। इट मीन जो एक्सिस पावर था वो हार गया था, जो किसके द्वारा लेड किया जा रहा था, जर्मनी, इटाली और जापान के द्वारा। इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। The war had involved almost all major powers of the world and spread out the regions outside Europe, including Southeast Asia, China, Burma, now Myanmar, and parts of India's northeast. देखो, ये जो कोल्ड वॉर था ना, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व्ड थे।
ठीक है। जो मेजर पावर्स थे वो तो थे ही, और भी जो अलग अलग रीजन्स थे ना कंट्री के, वहाँ से भी था, जैसे कि आउटसाइड यूरोप इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया में जैसे चाइना हो गया, बर्मा हो गया, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जा रहा है, वो भी इन्वॉल्व था। इनफैक्ट जो हमारा इंडिया है ना, उसका जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट दिख रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट जो मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम वाला पार्ट है, वो सारा, ठीक है। The war devastated the world in terms of loss of human lives and civilians' property. ठीक है। The First World War had earlier shaken the world between. फर्स्ट वर्ल्ड वार से ना बाबू कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये भी है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही पूरी दुनिया में एकदम समझो तो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था, है ना। तो हुआ क्या कि, और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार में तो इनफैक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया गया था, तो कितने ज़्यादा सिविलियंस की जान गई थी, प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ था, है ना। मैंने बताया ना, भले ही जीते कोई भी, बट जीतने वालों को भी नुकसान है और हारने वालों को भी नुकसान है। जीतने वाले की तरफ से भी लोगों की जान जाती है, प्रॉपर्टी जाती है, और जो हारता है उसकी तरफ से भी जाती है, ठीक है। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था ना, वहीं से कोल्ड वॉर का बिगनिंग स्टार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि टू सुपर पावर्स इमर्ज होकर आए थे, है ना, दोनों के बीच में बड़ा कंपटीशन सा चल रहा था। द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट dropped two atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। क्या होता है? वही, टू एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए जाते हैं जापान की सिटी पे, जिसका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। कब गिराया गया था? अगस्त 1945। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था, जिसमें अगस्त के टाइम में 1945 में इन दो सिटीज़ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया गया था, ड्रॉप करवा दिया गया था, ठीक है। जिससे क्या हुआ था, जापान जो था वो सरेंडर कर लिया था। क्रिटिक्स ऑफ यूएस डिसीजन टू ड्रॉप द बॉम्ब हैव आर्ग्यूड दैट द US knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs. They suggest that the US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gain in Asia and elsewhere, and to show Moscow that the United States was supreme. Okay, देखो यहाँ पे दो तरह के लोग थे, एक जो थे यूएस के क्रिटिक्स थे, और दूसरे जो थे वो क्या थे? यूएस के सपोर्टर थे, ठीक है। ये यूएस सपोर्टर हैव आर्ग्यूड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब वाज अननेसेसरी टू एंड द वॉर क्विकली। देखो क्या हुआ ना कि यूएस के जो थे ना, एक क्रिटिक्स थे और एक जो थे उसके सपोर्टर थे। तो एक जो बोलते थे ना, जो यूएस के क्रिटिक्स थे, वो बोलते थे कि जापान पे जो बॉम्ब गिराया गया वो अननेसेसरी था, वो ज़रूरी नहीं था, क्योंकि जापान जो था वो सरेंडर करने ही वाला था, ठीक है। जापान पे जो यूएस ने बॉम्ब गिराया वो सही नहीं था। जो उसके क्रिटिक्स थे वो बोल रहे थे कि उस पर बॉम्ब गिराना अननेसेसरी था, कोई ज़रूरत नहीं थी उस पर बॉम्ब गिराने की, क्योंकि जापान जो है वो सरेंडर करने वाला था, ठीक है। फिर भी यूएस ने उस पर बॉम्ब गिराया ताकि वो सोवियत यूनियन को मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन करने से पूरे एशिया में रोक सके, ठीक है। क्या कर सके वो, मतलब पॉलिटिकल गेन कहने का मतलब समझ रहे हो ना, पूरे एशिया में जो अपना होता है, जैसे दोनों तो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो सोवियत यूनियन जो है वो मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन ना कर ले एशिया में और कहीं भी, इसीलिए उसने क्या किया, बॉम्ब गिराया। और क्या दिखाने की कोशिश की मॉस्को को? मॉस्को क्या, रशिया का जो कैपिटल है ना वो मॉस्को ही है, तो मॉस्को को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो सुप्रीम है। ये कौन कह रहा था? यूएस के क्रिटिक्स। देखो दो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, लोगों का टू पॉइंट ऑफ, मतलब अलग अलग लोगों का व्यू है, तो टू पॉइंट ऑफ व्यू है। जो क्रिटिक्स थे ना, जो क्रिटिक्स थे यूएस के, उनका क्या कहना था कि जो वो बॉम्ब गिराया गया है वो क्या है, अननेसेसरी है, ठीक है, अननेसेसरी है, ओके। और जो उसके सपोर्टर्स थे ना, उसका क्या कहना था कि नहीं, बॉम्ब गिराना ज़रूरी था ताकि जल्दी से जल्दी वो वॉर ख़त्म हो सके, है ना। देखो हम लोग क्रिटिक्स के बारे में तो समझ में आ गया, टू पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है, लोगों का टू पॉइंट ऑफ व्यू था। पहला पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया सभी को, क्या था
कि यूएस जो है वो उसका जापान पे बॉम्ब गिराना बिल्कुल अननेसेसरी था, क्योंकि जापान सरेंडर करने वाला था और उसने इसलिए बॉम्ब गिराया ताकि वो सोवियत यूनियन को मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन करने से एशिया में रोक सके, और मॉस्को को ये दिखाना चाहता था कि वो सबसे सुप्रीम है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब सपोर्टर्स का क्या कहना था ये देखते हैं। सपोर्टर्स हैव आर्ग्यूड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब वाज नेसेसरी टू एंड द वॉर क्विकली एंड टू स्टॉप। मतलब क्या कहने का मतलब है यहाँ पर कि बॉम्ब गिराना ज़रूरी था। जो सपोर्टर्स थे उसके वो कह रहे थे कि नहीं, बॉम्ब गिराना ज़रूरी था, स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड अलाइड लाइव्स। ठीक है, क्या क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जो अमेरिकन्स के और जो अलाइड मतलब जो अलाइड पावर्स में रह रहे हैं उनके लाइव्स के लिए ज़रूरी था कि जल्दी से जल्दी उस पर बॉम्ब गिरा के वॉर को ख़त्म किया जाए ताकि कोई और जान ना जाए, है ना। तो उनका ये कहना था, वॉट एवर द मोटिव द कंसिक्वेंस ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज राइज ऑफ द टू न्यू पावर्स ऑफ द ग्लोबल स्टेज। ठीक है, टू पावर्स इमर्ज होकर आए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe, and in many other parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest power in the world with the ability to influence events anywhere on earth. ठीक है, क्या हुआ था, इतने ज़्यादा एक्सिस पावर हार गया था, जिसमें कौन, जर्मनी, जापान था। ठीक है, और भी बहुत सारी मतलब देशों में बहुत सारा डिवास्टेशन हुआ था, जैसे यूरोप में और भी अदर पार्ट जो था ना पूरे वर्ल्ड का, मतलब वर्ल्ड में और भी अदर पार्ट्स थे ना, वहाँ पे भी और यूरोप में भी बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था वॉर से। ठीक है, और उससे क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन जो है ना वो एक ग्रेटेस्ट पावर इमर्ज हुए। ठीक है, जिसके बोलते हैं ना दबदबा बन गया था, तो पूरे वर्ल्ड में ना इन दोनों का दबदबा बन गया था। ठीक है, while the Cold War was an outcome of the emergence of the US and the USSR। मैंने बताया जैसे आपको कि कोल्ड वॉर जो है वो किस चीज़ का आउटकम है, जो यूएसएसआर और यूएस जो इमर्ज हुए ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एज अ सुपर पावर, उसी का जो आउटकम था वो था कोल्ड वॉर। ठीक है, it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear। अब देखो, ये जो बॉम्ब था ना, एटम बॉम्ब्स था ना, वो किसी भी कंट्री के लिए बेयर करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत महंगा पड़ सकता था। सोचो ना, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, कितनी सिटीज़ तबाह हो गई। एक सिटीज़ को बनाने में, एक सिटीज़ को मतलब डेवलप करवाने में इतना सालों का टाइम लग जाता है। ठीक है, सालों की मेहनत लग जाती है, बट उसे ख़त्म करने में ना टाइम नहीं लगता। ठीक है, इसीलिए किसी भी कंट्री के लिए ना ये न्यूक्लियर बॉम्ब अफोर्ड मतलब कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता था किसी को भी बेयर करने के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल हो सकता था। ठीक है, the logic is simple yet the powerful when two rival powers in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, किसी के लिए भी अनएक्सेप्टेबल था, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, है ना। कितना ज़्यादा इससे लोग मरते, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होते, तो उससे इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता कि वो डिस्ट्रक्शन जो था ना वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था वो। ठीक है, in spite of provocations, neither side would want to risk war since no political gain would justify the destruction of their societies। ठीक है, इसके बावजूद क्या हुआ, मतलब कोई भी देश है ना, वो वॉर का रिस्क नहीं ले सकता था, वॉर का रिस्क नहीं लिया जा सकता था, है ना। वॉर का रिस्क, और इसका कोई पॉलिटिकल गेम भी नहीं था ना। कितना वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती, जो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता वो एक्सेप्ट कर पाती, उसको किसी के लिए सही नहीं था ये। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वार बोथ साइड्स विल बी सो बैडली हार्म्ड दैट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और अदर साइड एज द विनर। देखो, अगर वॉर होता तो दोनों तो उतने ही पावरफुल थे, है ना, दोनों सेम पावरफुल थे ना, दोनों के पास वेपन्स थे, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा बोल सकते हो डिस्ट्रक्शंस वाले वेपन्स थे। तो उन लोगों के लिए भी जो वॉर है ना वो अफोर्ड करना मुश्किल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन सा था। ठीक है, वो दोनों भी बहुत बुरी तरह से
बहुत बुरी तरह से उनका भी नुकसान होता अगर ये वॉर होता तो किसी को भी नहीं कहा जा सकता था कि कोई एक साइड जो है वो विनर है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन दोनों तरफ से होता और वो भी बहुत ज़्यादा होता। इसीलिए किसी को भी एक साइड को विनर कह देना ये मतलब बहुत मुश्किल सा था, ठीक है। इवन इफ वन साइड ट्राइज टू अटैक एंड डिसेबल द न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ इट्स राइवल, द अदर वुड बी स्टिल लेफ्ट विथ इनफ न्यूक्लियर वेपन्स। अगर मान लो कि कोई एक कोशिश भी कर रहा है अटैक करने की, तो दूसरे के पास भी ना इनफ न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन लाने के लिए बहुत वेपन्स है। तो सोच रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, डर था दोनों के बीच में, है ना। अगर वॉर होता तो दोनों तरफ से सेम डिस्ट्रक्शन होता, जिसके कारण कोई भी एक साइड को विनर नहीं कहा जा सकता था। इसीलिए कोई भी साइड जो थी ना वो अटैक करने के लिए नहीं, मतलब कोशिश नहीं कर रहे थे अटैक करने का, ठीक है, क्योंकि दूसरे के पास भी इनफ न्यूक्लियर वेपन्स था, इसीलिए कोई भी अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा था। दिस इज़ कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। मैंने बताया लॉजिक ऑफ डेटरेंस। आ गया यहाँ पे सेम थिंग। क्या बताया, अगर वॉर होता तो दोनों के पास वेपन्स थे, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो भी बहुत भारी मात्रा में थे। तो अगर कोशिश करता अगर अटैक करने की, तो दूसरे साइड के पास भी इनफ न्यूक्लियर वेपन्स है, तो वो भी अटैक करता, तो उसको भी उतना ही ज़्यादा उसके भी सिटीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता, ठीक है। तो दोनों के मन में ये डर बना हुआ था कि अगर हम हमला करेंगे तो सामने वाला भी उतना ही पावरफुल है ना। तो दोनों के बीच में जो डर बना रहा ना, उसी को कहा जा रहा है लॉजिक ऑफ डेटरेंस, ठीक है। Both sides have the capacity to retaliate against an attack to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. Thus, the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a cold or not hot or shooting war. The deterrence relationship prevent the war, but not the rivalry between powers. अब देखो, वही चीज़ है कि कोई भी वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता था, कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था यहाँ पे वॉर अटैक करने की, ठीक है। दोनों पावरफुल थे, दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, है ना। इसीलिए क्या हुआ कि जो कोल्ड वॉर है ना वो कभी भी हॉट वॉर में एस्केलेट नहीं हुआ। ये जो दोनों के बीच में डेटरेंस रिलेशनशिप था ना, डर का रिलेशन जो बना हुआ था ना, वही इस वॉर को रोक रहा था, ठीक है। उसी ने जो लॉजिक ऑफ डेटरेंस है ना, दोनों के बीच में डेटरेंस रिलेशनशिप बन गया था, जिसके कारण वॉर नहीं हुआ। बट वो दोनों के बीच की राइवलरी ख़त्म नहीं हुई थी, ठीक है, राइवलरी बनी हुई थी दोनों के बीच में, लेकिन वॉर नहीं हो रहा था। नोट द मेन मिलिट्री फीचर्स of the Cold War. The two superpowers and the countries, the rival blocs led by the superpowers, were expected to behave as rational and responsible actor. दोनों एक रैशनल और रिस्पॉन्सिबल बन गए थे। इट मीन्स कहने का मतलब है कि दोनों सुपर पावर्स थे ना, दोनों सुपर पावर्स थे, तो दोनों ना एक रिस्पॉन्सिबल एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्टर वर्क कर रहे थे, ठीक है। दोनों का बिहेव ना बिल्कुल रैशनल सा था, ठीक, ठीक है। दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल रैशनल था, ठीक है। दे वेयर बी रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस दे अंडरस्टूड द रिस्क इन फाइटिंग वॉर्स डेट माइट इन्वॉल्व टू सुपर पावर्स। द सुपर पावर्स एंड द ब्लॉक्स लेड बाय देम आर इन डेटरेंस रिलेशनशिप फाइटिंग वॉर्स में मैसिवली डिस्ट्रक्शन। दोनों किस रिलेशनशिप में थे, डेटरेंस रिलेशनशिप में, जिससे वो दोनों फाइट नहीं कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे थे, है ना। अटैक होता तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता, मैसिवली डिस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर एक बारी मेरे से पूछ लेना, क्लियर हो लेना, मैं आपको कमेंट में भी आपके डाउट्स को बता दूंगी। Responsibility therefore meant being restrained and avoiding the risk of another Cold War. In this sense, the Cold War managed to ensure human survival. Okay, responsibility जो बन गया था दोनों के बीच में, deterrence relationship बना हुआ था, उससे क्या हो रहा था कि अनदर वर्ल्ड वॉर जो था ना वो होने की मतलब रिस्क को बचाया जा रहा था। मतलब जैसे रिस्क था कि वर्ल्ड वॉर वापस से, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो वो वापस से ऐसा कुछ वॉर हो सकता था और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकता था, बट वो कोल्ड वॉर जो है वो अवॉइड हो रहा था, मतलब नहीं कर सकता था अफोर्ड। इसलिए दोनों अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल बने हुए थे, ठीक है। तो क्या होता है कि कोल्ड वॉर जो है ना वो ह्यूमन सर्वाइवल को मैनेज करता है, इंश्योर करता है, ठीक है। ह्यूमन सर्वाइवल होता है, इट मीन्स ह्यूमन
लाइफ का जो लॉस हो रहा था वो होने से बच जाता है इस कोल्ड वॉर से। बस इस टॉपिक में इतना ही है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे का टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे, द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मतलब नेक्स्ट टॉपिक इसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए बाय। राधे राधे।